नमस्ते, जय हिंद। आप देख रहे हैं देश और दुनिया की 20 सेलेक्टेड बड़ी खबरें। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास वाले बेल आइकॉन को भी ऑन करें। तो चलिए देखते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। लाडली बहना आवास योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने जारी की लाभार्थियों की सूची। आपको भी मिलेगा पैसा या नहीं, इस तरह से आप भी कर सकते हैं चेक। मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों को मकान बनाने को सहायता देने हेतु लाडली बहना आवास योजना चलाई जा रही है। विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छूटे हुए परिवारों को इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल सितंबर में इस योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना में प्रधानमंत्री आवास और आवास प्लस योजना में शामिल नहीं हुए परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। लाडली बहना आवास योजना का लाभ 4,75,000 से अधिक महिलाओं को मिलने की उम्मीद है और इस योजना के लिए पिछले साल 5 सितंबर 2023 से लेकर 5 अक्टूबर 2023 तक आवेदन मांगे गए थे। अब सरकार ने पात्र महिलाओं की सूची भी जारी कर दी है जिन्हें योजना के तहत पक्के मकान बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। लाडली बहना आवास योजना के तहत मिलने वाला लाभ सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में दिया जाएगा। लाडली बहना आवास योजना के लाभार्थियों की सूची सरकार ने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। अगर आपने या फिर आपके किसी परिचित ने लाडली बहना आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि इस सूची में आपका नाम है या नहीं। अगर इस सूची में आपका नाम है तो ही आपको मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से पैसे मिलेंगे। दुश्मन बन गए दो दोस्त। ईरान को पाकिस्तान ने धमकाया, कहा पीठ में छुरा घोंपने वालों को करारा जवाब देंगे। कभी अच्छे दोस्त रहे दो दोस्त अब दुश्मन हो गए हैं। एक दूसरे के खिलाफ न केवल एयर स्ट्राइक कर रहे हैं बल्कि अब खुलकर धमकाने भी लगे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से ईरान को धमकाया है। ईरान और पाकिस्तान के एक दूसरे के क्षेत्र में कथित आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमलों के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने ईरान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश की पीठ में छुरा घोंपने वालों को करारा जवाब मिलेगा। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक बुधवार को देश भर में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ बातचीत के दौरान मुनीर ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान के भीतर ईरान द्वारा हाल ही में किए गए मिसाइल हमलों का उल्लेख किया और कहा कि किसी को भी पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ सैन्य हमले किए थे जिसमें 9 लोग मारे गए। मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। नए रूप में लॉन्च हुआ कार्ड, मिलेगा ये फायदा। 5 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में एनएमआरसी ने एसबीआई के साथ मिलकर मेट्रो कार्ड का एक नया मॉडल लॉन्च किया है। एनएमआरसी के एमडी लोकेश एम ने कहा है कि आने वाले समय में 142 से बोटेनिकल गार्डन और परी चौक से लेकर जेवर एयरपोर्ट के साथ डिपो से लेकर बोड़ाकी तक मेट्रो पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट पर भी काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी एनएमआरसी ने अपना नए अंदाज में एसबीआई सह कार्ड को लॉन्च कर दिया है जो कि सफल चंद्रयान थीम बेस्ड है। एनएमआरसी के एमडी लोकेश ने बताया कि ये थीम कार्ड के लिए हमने बड़े ही विचार विमर्श के बाद रखा है। जैसा कि हमारा चंद्रयान सफल हुआ वैसे ही हमारी नोएडा मेट्रो सफल होगी और जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट करके यात्री देश विदेश के लिए जा सकेंगे। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इस थीम को कार्ड पर दिया है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एवं एनएमआरसी के एमडी लोकेश एम ने बताया कि एनएमआरसी के विस्तार की बात करें तो हम बोटेनिकल गार्डन से सेक्टर 142 तक और परी चौक से लेकर जेवर एयरपोर्ट तक के साथ डिपो से लेकर बोड़ाकी तक 3 नई लाइन के प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही बताया गया है कि एक्वा लाइन के नाम को बदलकर हम कुछ नया सोच रहे हैं जिसके नाम में आपको जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा। पहले दिखाई आंखें अब प्यार लुटा रहा है मालदीव। पीएम मोदी को मिला स्पेशल संदेश। मुजू बोले हमारे घनिष्ठ संबंध आने वाले वर्षों में भी फलते फूलते रहेंगे। भारत और मालदीव के बीच 1 महीने से चली आ रही टेंशन के बाद गणतंत्र दिवस के मौके पर पड़ोसी देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भारत सरकार को बधाई दी है। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुइज़ू ने दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान और रिश्तेदारी की गहरी भावना पर आधारित सदियों पुरानी दोस्ती का उल्लेख किया। राष्ट्रपति मुइज़ू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भेजा है। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग अलग संदेशों में राष्ट्रपति मुइज़ू ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में
हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति मुइज़ु ने मालदीव की सरकार और लोगों की ओर से भारत की सरकार और लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सदियों की दोस्ती, आपसी सम्मान और रिश्तेदारी की गहरी भावना से भरे हुए मालदीव भारत संबंध को रेखांकित किया है। राष्ट्रपति ने आने वाले वर्षों में भारत की सरकार और लोगों के लिए निरंतर शांति, प्रगति और समृद्धि की आशा व्यक्त की है। बिहार में भाजपा और जदयू के बीच डील डन, नीतीश बने रहेंगे सीएम, बीजेपी को मिलेगा ये पद। पटना में सियासी हलचल के बीच सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर सामने आई है कि भाजपा और जदयू के बीच बातचीत फाइनल स्टेज में है और इस बात पर सहमति बन गई है कि जेडीयू बीजेपी के साथ आने पर भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बताया गया है कि भाजपा से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात भी हो रही है। बीजेपी से 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इस बीच बिहार में सियासी उठापटक के बीच दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि जदयू ने अपने सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिए हैं और इसके साथ ही अपने अपने क्षेत्र में झंडोत्तोलन करने वाले प्रभारी मंत्रियों को भी पटना लौटने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कई विधायकों को भी पटना आने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी कह दिया है कि दरवाजा नीतीश कुमार के लिए बंद नहीं है। जाहिर सी बात है कि सुशील मोदी द्वारा ये कहा जाना एक बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। इस बीच भाजपा ने अपने प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्यों को पटना पहुंचने का निर्देश दिया। आगे कहा जा रहा है कि आगामी 28 जनवरी से पहले ही बिहार में सियासी बदलाव देखने को मिल सकता है। जानकारी मिली है जिसके मुताबिक जदयू की ओर से भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आगामी 28 जनवरी को आयोजित होने वाली महाराणा प्रताप रैली भी रद्द कर दी गई है। बता दें कि इस रैली का आयोजन पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में होना था और इसमें सीएम नीतीश कुमार को भी शामिल होना था। इस बीच खबर ये भी है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ कराए जाने की संभावना पर बिहार बीजेपी के नेताओं ने समर्थन में अपनी राय नहीं दी है। सूत्र बताते हैं कि लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे। पाकिस्तान है कि मानता नहीं, अब राम मंदिर पर फजीहत कराने खुद पहुंचा यूएन, बोला ज्ञानवापी मथुरा में भविष्य में हो सकता है खतरा। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अब बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह का मुद्दा भी इस वक्त काफी गरमाया हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद पर गुरुवार के सामने आए भारतीय पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि मस्जिद को मंदिर के खंभों पर ही बना दिया गया था। ऐसे में पड़ोसी देश पाकिस्तान में इसे लेकर बौखलाहट होना तय था। पाकिस्तान के डॉन न्यूज की खबर के अनुसार पाकिस्तान की सरकार ने अब इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के समक्ष उठाया है। यूएन में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने संयुक्त राष्ट्र के सचिव को लिखकर अपनी झल्लाहट जाहिर की है। पाकिस्तान में हिंदू, ईसाई समेत अन्य अल्पसंख्यक समुदाय का क्या हाल है ये हर कोई जानता है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान दूसरे देश के मामलों में, खास तौर से भारत के मामलों में टांग डालने से पीछे नहीं हटता है। अपनी आर्थिक बदहाली को सुधारने से ज्यादा पाकिस्तान का फोकस भारत में आतंकवाद फैलाने पर है। ताजा प्रकरण में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी सदस्य मुनीर अकरम ने संयुक्त राष्ट्र गठबंधन के अवर महासचिव को लिखे गए पत्र में कहा है कि मैंने अपने पत्र में कहा है कि ध्वस्त बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का अभिषेक हिंदू बहुसंख्यकवाद के परेशान करने वाले उदय का संकेत है और यह प्रवृत्ति भारतीय मुसलमानों की शांति और सद्भाव समेत उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। आपको बता दें कि मुनीर अकरम ने अपने पत्र में कहा है कि मैंने उनका ध्यान मस्जिदों और अन्य पवित्र स्थलों को अपवित्र करने के खतरों की ओर आकर्षित किया है और भारत में इस्लामी विरासत और पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की है। बता दें कि अयोध्या श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के विदेश विभाग की तरफ से इस पर अपनी निराशा जाहिर करते हुए एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी। मराठा आंदोलन को लेकर मनोज जरांगे की फौज देखकर हरकत में आई शिंदे सरकार, मुंबई में एंट्री से पहले ही उठाया बड़ा कदम। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल की पदयात्रा नवी मुंबई पहुंच चुकी है और वासी में उनकी जनसभा हो रही है। वहीं प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ थी और जरांगे पाटिल की कार इस भीड़ के बीच से मंच तक पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं भारतीय हूं। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर मराठा आंदोलन के कार्यकर्ता जुटने शुरू हो गए हैं। इस कारण यहां पर पुलिस की तैनाती ज्यादा कर दी गई है। बता दें कि इस मौके पर मनोज जरांगे पाटिल ने हाथ में तिरंगा लेकर प्रवेश किया। मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में भगवा तूफान आया और तिरंगे लेकर जरांगे की एंट्री की चर्चा हो रही है। हालांकि सरकार की ओर से सकारात्मक चर्चा हुई है, लेकिन जरांगे आंदोलन को आजाद मैदान तक ले जाने पर अड़े हुए हैं। गौरतलब है कि मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे
जलांगे की लड़ाई जारी है और सरकार इस आंदोलन का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। सरकारी प्रतिनिधिमंडल और जलांगे के बीच बातचीत चल रही है। अब सबकी नजर इस पर है कि क्या जलांगे के आंदोलन का कोई समाधान निकलेगा या फिर नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जज ने दूसरे जज पर लगाए आरोप। ईडी पर हमले की जांच को लेकर आमने सामने। देश के न्यायिक सिस्टम में ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय के एक फैसले ने न्यायिक गलियारे में खलबली मचा दी है। अपने एक न्यायिक आदेश में उन्होंने साथ ही दूसरे जज पर अनेक आरोप लगाए हैं और इसकी जानकारी देश के मुख्य न्यायाधीश को भी भेजने के निर्देश दिए हैं। दरअसल जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक मामले की जांच पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने को कहा था, जिसके बाद राज्य सरकार ने ये मामला खंडपीठ के समक्ष उठाया। इसके बाद खंडपीठ ने जस्टिस गंगोपाध्याय के फैसले पर रोक लगा दी है। इस मामले में आरोप लगाया गया था कि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए गए और फिर उनके आधार पर अनेक बच्चों ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिला ले लिया। इस मामले की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस कर रही थी। जस्टिस गंगोपाध्याय ने अपने आदेश में कहा था कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ईडी टीम पर हमला करने के आरोपी शाहजहां शेख को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, लिहाजा राज्य की पुलिस पर विश्वास नहीं है। इसकी जांच तत्काल सीबीआई को सौंप दी जाए। ये फैसला आने के तत्काल बाद राज्य सरकार की ओर से ये मामला जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ के समक्ष उठाया गया। इसके बाद खंडपीठ ने जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश पर रोक लगा दी। जस्टिस गंगोपाध्याय ने गुरुवार को फिर से ये मामला उठाया। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि खंडपीठ ने जल्दीबाजी में उनके आदेश पर रोक लगाई, जबकि इसका कोई कारण नहीं था। उन्होंने कहा कि राज्य की सत्ता में काबिज एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया। जस्टिस गंगोपाध्याय यही नहीं रुके। उन्होंने अपने आदेश में ये भी लिख दिया कि कुछ दिन पहले कोर्ट की ही एक अन्य जज अमृता सिन्हा ने उन्हें बताया था कि जस्टिस सेन ने कुछ दिन पहले ही उन्हें अपने चैम्बर में बुलाया था और अभिषेक बनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करने और उनसे संबंधित याचिका खारिज करने को कहा था। जस्टिस गंगोपाध्याय ने यह भी लिखा कि उन्हें यह भी पता चला था कि जस्टिस अमृता सिन्हा ने इसकी जानकारी चीफ जस्टिस को दी थी। बता दें कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने आदेश में यह भी लिखा कि 2 साल पहले जस्टिस सेन का ट्रांसफर ओडिशा हाईकोर्ट में हो गया था। बावजूद इसके आज तक उस आदेश का पालन नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि उनके पीछे कौन लोग हैं, कौन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के ट्रांसफर के आदेश के बावजूद उसका पालन करने से बचा रहे हैं। जस्टिस गंगोपाध्याय ने इस आदेश की प्रति देश के मुख्य न्यायाधीश के पास भी भेजने का आदेश दिया है। ये अनुरोध किया है कि इन सब तथ्यों को ध्यान में रखा जाए। इसके साथ ही ये भी कहा कि जस्टिस सेन की खंडपीठ का आदेश गैर कानूनी है, लिहाजा उसे इग्नोर कर दिया जाए। जस्टिस गंगोपाध्याय पहले भी अपने आदेशों को लेकर चर्चा में रहे हैं। अब इस मामले ने न्यायिक सिस्टम में खलबली मचा दी है। ममता बनर्जी ने दिया राहुल गांधी को एक और झटका। क्या अब 28 जनवरी से शुरू हो पाएगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा? ममता बनर्जी के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बिना पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को एक बार फिर से और झटका लग गया है। पुलिस ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी शहर में 28 जनवरी को राहुल गांधी की सार्वजनिक बैठक की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जो वर्तमान में राज्य से गुजर रही कांग्रेस की न्याय यात्रा रैली का एक हिस्सा है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पार्टी के 5 बार लोकसभा सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पुलिस ने उस दिन सिलीगुड़ी शहर में कुछ परीक्षाओं का हवाला देते हुए आखिरी समय में अनुमति देने से इनकार कर दिया। चौधरी ने कहा कि प्रारंभिक कार्यक्रम के पहले शहर में एक रैली थी और उसके बाद राहुल गांधी द्वारा संबोधित किए जाने वाली एक सार्वजनिक बैठक थी। चूंकि पुलिस ने अब बैठक की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, इसलिए केवल रैली आयोजित की जाएगी। बिहार के सियासी तूफान पर नीतीश कुमार का पहला बयान। तेजस्वी यादव के सवाल पर दिया ये जवाब। बिहार में फिलहाल बड़ा सियासी तूफान देखने को मिल रहा है। हर पल बड़ा राजनीतिक अपडेट भी सामने आ रहा है। दरअसल बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के पाला बदलने के मजबूत संकेत मिलने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच डील भी फाइनल हो गई है। वहीं बिहार में मचे हुए इस सियासी तूफान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल जब मीडिया कर्मियों ने नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव के राजभवन में टी पार्टी में शामिल नहीं होने को लेकर सवाल किया, तो नीतीश कुमार ने कहा कि जो नहीं आए उन्हीं से पूछिए। नीतीश कुमार के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कोई आपस में बातचीत नहीं की थी। वहीं तेजस्वी यादव राजभवन में आयोजित हाई टी पार्टी में भी नहीं पहुंचे थे। तेजस्वी यादव अपने घर पर मौजूद होने के बावजूद राजभवन में हाई टी कार्यक्रम में नहीं गए।
ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, लघु सचिवालय में घुसे, बवाल काटा। बता दें कि हरियाणा में फिर से किसान आंदोलन की आहट होने वाली है। हरियाणा के हिसार, चरखी दादरी और करनाल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसान एकजुट हुए और ट्रैक्टर मार्च निकाला। चरखी दादरी में किसान संगठनों ने खापों की अगुवाई में ट्रैक्टर तिरंगा निकाला और किसान आंदोलन का आगाज कर दिया। किसानों ने अपने ट्रैक्टरों को दादरी के लघु सचिवालय में घुसाते हुए काफी बवाल काटा और सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने खापों की अगुवाई में खुली चेतावनी देते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। सांगवान व फोगाट खाप ने कहा कि सरकार को झुकाकर ही दम लेंगे, अकेले किसान नहीं, अब उत्तर भारत की खापें भी किसानों के साथ होंगी। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने एमएसपी गारंटी, किसानों की लंबित मांगों को लेकर गणतंत्र दिवस पर दादरी शहर में ट्रैक्टर तिरंगा निकालते हुए रोष जताया। किसानों ने खापों की अगुवाई में मेजबान चौक से लघु सचिवालय तक सैकड़ों ट्रैक्टरों के काफिले के साथ पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए बवाल काटा। गेट पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसानों के ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसान नहीं माने और वहां जमकर नारेबाजी की। धीरे धीरे महागठबंधन की खेमेबंदी आने लगी है सामने। राजद के बाद लेफ्ट ने सीएम नीतीश कुमार से मांगा स्पष्टीकरण। बिहार में चल रहे सियासी तूफान के बीच अब आरजेडी के बाद अब लेफ्ट ने भी उससे जवाब मांग लिया है। दरअसल माले विधायक महबूब आलम ने बिहार के सियासी बवाल पर कहा कि नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, सरकार में सब ठीक चल रहा है। वहीं जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार एनडीए में जाने वाले हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जनता के बीच आकर स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। महबूब आलम ने कहा कि बिहार में चल रही सियासी अटकलों के बीच लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे में मेरा नीतीश कुमार से निवेदन है कि वे जनता को संबोधित करके वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करें। महबूब आलम ने कहा कि नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की हवा बीजेपी ने उड़ाई है। मेरी विजय चौधरी से बातचीत हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि सब कुछ सामान्य है। सानिया मिर्जा से तलाक लेने वाले शोएब मलिक मुश्किल में, टी20 टीम ने निकाला करार खत्म, करियर पर भी ग्रहण। बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में हैं। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के शादी का रिश्ता खत्म करके तीसरी शादी करने की वजह से वह काफी सुर्खियों में आए हैं। अब शोएब मलिक मैच फिक्सिंग की फांस में फंसने की वजह से हेडलाइन बन गए हैं। बता दें कि पाकिस्तान के क्रिकेटर पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग के दौरान मैच फिक्सिंग करने का शक जताया गया है। खबर है कि फ्रेंचाइजी टीम फॉर्च्यून बरिशल ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए करार खत्म कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का नाम मैच फिक्सिंग में आना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बड़े नाम इसमें सामने आ चुके हैं। एक कप्तान और 2 गेंदबाज का करियर इसकी वजह से बर्बाद भी हो चुका है। अब पूर्व कप्तान शोएब मलिक का नाम भी फिक्सिंग से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के दौरान खुलना टाइगर्स के खिलाफ उन्होंने 1 ओवर में 3 नो बॉल डाले थे और इसकी वजह से ही उनके ऊपर फिक्सिंग का शक जताया जा रहा है। बिहार के घमासान पर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, अमित शाह सहित कई बड़े नेता शामिल। बता दें कि बिहार में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ सकते हैं, इसको लेकर अटकलों का दौर भी चल रहा है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में इस मुद्दे पर पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह व अन्य बिहार के नेताओं की बैठक चल रही है। बिहार मामले पर चल रही बैठक में नड्डा और शाह के अलावा बीएल संतोष, विनोद तावड़े भी मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 शुरू होने में अब 2 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है, तो ऐसे में यह देखना काफी अहम होगा कि नीतीश कुमार किस तरफ जाते हैं। केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि बिहार में भी इस वक्त बैठकों का दौर चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर सभी वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें विधायक भी शामिल हुए। वहीं अगर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की बात की जाए तो वहां भी बैठकों का दौर इस वक्त चल रहा है। 1-2 दिन में गिर सकती है बिहार सरकार, पूर्व सीएम के बेटे ने कर दिया खुलासा। भाजपा के सहयोगी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने कहा कि बिहार सरकार 1-2 दिन में गिर सकती है। वहीं बिहार में बढ़ती हुई राजनीतिक सरगर्मी के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह सच है कि नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन सरकार में सहज नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का हिस्सा है, वह घुटन महसूस कर रहे हैं। जबकि बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी
ने कहा कि हमें बहुत पहले से एहसास था, इसलिए हमने कहा था कि लगता है कि गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। कोई भी आदमी समझ सकता है कि खेला हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिहार में सियासी उलटफेर के बीच आईएएस अधिकारियों का तबादला, बदले गए पटना के जिलाधिकारी। बता दें कि बिहार में चल रहे सियासी उलटफेर के बीच बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां कई आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को जीविका का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं चंद्रशेखर सिंह को विशेष सचिव मुख्यमंत्री का प्रभार भी दिया गया है। इसके साथ ही चंद्रशेखर कई अन्य विभागों का पदभार भी उन्हें दिया गया है। वहीं अब डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की जगह पर जेल आईजी रहे शीर्षत कपिल अशोक पटना के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। वहीं भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह का ट्रांसफर कर उन्हें मुजफ्फरपुर का जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के आप्त सचिव मकसूद आलम का ट्रांसफर कर उन्हें गोपालगंज का डीएम बनाया गया है। वहीं गोपालगंज के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी को भागलपुर का जिलाधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा वित्त विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी का तबादला करते हुए उन्हें ग्रामीण विकास कार्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। वहीं के सेंथिल कुमार प्रधान सचिव गृह विभाग का तबादला करके उन्हें योजना एवं विकास विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकॉन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।